प्रिय छात्र छात्राओं, आज इस ऑनलाइन क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत के प्रथम एक सार्वभौमिक और केंद्र शासित राज्य के जन्मदाता चंद्रगुप्त मौर्य और उसका मूल्यांकन। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्यांकन, उनकी अच्छाइयाँ, व्यक्तित्व में क्या क्या गुण थे, क्या निष्कर्ष है, क्या सारांश है उनके व्यक्तित्व में। तो सबसे पहला जो हम पॉइंट की बात करते हैं, जैसे आप विद्यार्थी हैं पाठ्यक्रम की दृष्टि से, तो पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, कुशल सैनिक, कुशल योद्धा और सेना नायक। चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल सैनिक था। आप देखते हैं कि उसकी प्रारंभिक जो बचपन है उसमें लालन पालन पोषण गोपालक शिकारी के हाथों हुआ। कोई जन्मजात सैनिक नहीं था। पैतृक गुणों के संदर्भ में देखें, वंशीय गुणों के संदर्भ में देखें, लेकिन कौटिल्य के अधीन एक सैनिक के गुण प्राप्त किए, एक योद्धा के गुण प्राप्त किए। और सेना नायक आप देखते हैं कि प्रारंभ में ना उसके पास कोई राज्य था, ना कोई बड़ा वंश का नाम था जिसके आधार पर, जो राजकीय वंश कुल के आधार पर कुछ भी नहीं था, छोटा सा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल अपनी शुरुआती अवस्था से उठकर उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। प्रारंभ में ना उसके पास कोई राज्य था, ना कोई सेना थी, ना कोई अन्य साधन थे, फिर भी वह एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करने में सफल रहा। और इसमें उसका स्वाभिमान, लगन, उत्साह कुट कर भरा था। और चंद्रगुप्त की सफलताओं में हमें नेपोलियन और बाबर की जो उपलब्धियां हैं वो दिखाई देती हैं। उसने विजयों के द्वारा भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम एक भारतीय साम्राज्य की नींव डाली। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को एक राष्ट्र निर्माता भी कह सकते हैं। एक कुशल प्रशासक की हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त ने एक कुशल प्रशासक था। कुशल प्रशासक की हम बात करते हैं तो उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसमें एक केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित की जिसमें जो सम्राट था उसका सर्वोच्च नियंत्रण था, सब जगह निगरानी थी। उसका ऐसे नहीं था कि उसके नियमों, उसके आज्ञाओं की, उसके आदेशों की अवहेलना होती हो। चंद्रगुप्त मौर्य सभी का ध्यान रखता था, प्रजा के उत्थान के लिए भी, कल्याण के लिए भी। प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं, शासन, सेना, उनकी निगरानी के लिए भी उसने राज्य की जो समस्त सूचनाएं हैं समय पर सम्राट को मिलें, इसके लिए भी एक उचित व्यवस्था कर रखी थी। और एक गुप्तचर व्यवस्था, कुशल गुप्तचर व्यवस्था स्थापित कर रखी थी, जिससे समय समय पर चंद्रगुप्त मौर्य को अपने राज्य, साम्राज्य, प्रशासन, सामान्य मनुष्य, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती रहती थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो ग्राम शासन है, जो स्थानीय शासन है, उनको पर्याप्त स्वतंत्रता भी दे रखी थी ताकि अनावश्यक जो राजकीय दबाव है, नियंत्रण है, शक्ति है, वो उन पर न हो पाए। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य एक कुशल प्रशासक था जिसने प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर इतनी बेहतरीन व्यवस्था स्थापित कर रखी थी। तीसरा, एक कुशल सैनिक था, योद्धा था और सेना नायक था। कुशल सैनिक था, महत्वाकांक्षी था, जब भी उसने, आप जानते, धैर्यवान था। जब भी आप देखते हैं कि जब हम साक्ष्यों से प्राप्त करते हैं, प्रमाणों के आधार पर कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य प्राप्त करने के लिए सिकंदर से मिला, सिकंदर से उसको कोई विश्वास आश्वासन नहीं मिला, उल्टा बंदी बनाने का आदेश दिया। अपनी चतुराई से, कूटनीतिज्ञता से वहाँ से बच निकला। बाद में मगध को जीतने और यूनानियों को
यहाँ से बाहर निकालने के लिए उसने रणनीति के तहत, कुशल कूटनीति के तहत कार्य किया और अपनी सेना इकट्ठे की। जैसे अपन देखते हैं कि प्रमाणों के आधार पर कि उसने मगध पर आक्रमण कर दिया और जो मगध की केंद्रीय भाग पर आक्रमण करने के कारण उसकी और उसकी सेना को समाप्त कर दिया गया, पराजित कर दिया गया। फिर भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया, अपना आत्मविश्वास नहीं खोया, बल्कि पुनः अपनी गलतियों पर, अपनी कमियों पर विश्लेषण किया, समीक्षा की, उनको दूर किया और धैर्य के साथ उनका मुकाबला किया। पुनः अपनी सैनिक शक्ति को संगठित किया और पुनः दोबारा संगठित करके पंजाब को जीता, वो यूनानियों को पराजित किया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को चुनौती दी और मगध पर नंदों के शासन का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व में कुशल सैनिक, योद्धा, धैर्य, आत्मविश्वास सभी के तत्व हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य विद्यानुरागी भी था, यानी विद्या का प्रशंसक, संरक्षक भी था और कला का प्रेमी भी था। चंद्रगुप्त के धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान में भी रुचि रखता था और मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त वन में रहने वाले तपस्वियों से परामर्श करता था और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक धर्म सहिष्णु शासक भी था। यानी प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, बाद में वो जैन धर्म का अनुयायी बना और उसी विधि के तहत उसने शरीर त्याग दिया। लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य धर्म सहिष्णु था, सभी धर्मों का आदर करता था, सम्मान करता था। मैगस्थनी लिखता है कि चंद्रगुप्त ने वन में रहने वाले तपस्वियों से परामर्श करता था, विचार करता था, उन्हें देवताओं की पूजा के लिए नियुक्त करता था। वर्ष में एक बार विद्वानों की सभा बुलाई जाती थी ताकि वे जनहित के लिए परामर्श दे सके। यानी विद्वान जो तपस्या करते, वनों में रहते हैं, उनसे विचार करके ताकि वो लोगों के कल्याण के लिए, विकास के लिए, उत्थान के लिए अपने विचार, अपने दृष्टिकोण को रखें ताकि लोगों को फायदा मिले। यूनानी लेखकों के अनुसार जिन 4 अवसरों पर राजा महल से बाहर निकलता था, उनमें पहला था ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। जैन आचार्य हेमचंद्र के अनुसार राजा मिथ्या मतों, अजैन के प्रति भी श्रद्धा रखता था और उनको संरक्षण देता था। इससे प्रतीत होता कि चंद्रगुप्त मौर्य एक धर्म सहिष्णु शासक था। बौद्धों के प्रति चंद्रगुप्त की गतिविधियों का हमें ज्ञान नहीं है। जैन परंपराओं के अनुसार अपने जीवन के अंत में जैन मत स्वीकार किया, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसके अलावा हम चंद्रगुप्त मौर्य को कला और स्थापत्य या यूँ कहीं कला के एक विद्वता और उसके संरक्षक के रूप में भी हम उसके पाते हैं। तो हम देखते हैं कि जैन भिक्षु की बात, उसने निराहार समाधिस्थ होकर प्राण त्याग दिए। श्रवणबेलगोला में से 15वीं शताब्दी बहुत से अभिलेखों में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो कला को संरक्षण दिया गया उनके अवशेष दिखाई देते हैं। चंद्रगुप्त की बौद्धिक जिज्ञासा के अतिरिक्त प्राकृतिक प्रेम, प्रखर सौंदर्य बुद्धि के गुण भी थे। एलियन के अनुसार चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र के एक ऐसे महल में रहता था जो वास्तुकला का एक अद्वितीय नमूना था। इसकी तुलना न तो मैग्नोनियम सूसा कर सकता था और ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद का उद्यान था, मोर चक्रवाक की मधुर ध्वनि से गूंजते थे। हमें छायादार और नित्य हरे वृक्ष लगे हुए थे, एक दूसरे से घुलते हुए थे। इनमें से कुछ वृक्ष तो दूर दूर के देशों से मंगवाए गए थे। इससे चंद्रगुप्त मौर्य का कला के प्रति, विद्या के प्रति, सौंदर्य के प्रति उसका प्रेम झलकता है। चंद्रगुप्त के राज्यसभा और उसके महल भी कम गौरवशाली नहीं थे।
व्याकरणाचार्य पतंजलि ने चंद्रगुप्त की सभा की बड़ी प्रशंसा की है। चंद्रगुप्त अपने प्रमुख मंत्रियों और सभासदों से विचार करता था, राजदूतों का दर्शन देता था तथा अपने उन अधिकारियों के प्रतिवेदनों को सुनता था जिनका काम विशाल साम्राज्य में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी रखना था। यहाँ राजा अपने प्रजा को न्याय विवरण का कार्य भी करता था। प्रत्येक विषय में उसकी दर्शन कर सकती थी, यहाँ तक कि जब लकड़ी के बेलनों से उसे अपने शरीर की मालिश कराता था तभी वो जनता के प्रतिवेदन समस्याओं को सुनता था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में साहित्य के क्षेत्र में भी प्रगति हुई, इसके प्रमाण मिलते हैं। इस काल में कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र, जैन कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु और अशोक के अभिलेखों से विदित होता है कि प्रारंभिक धर्म का मौर्य काल में सूत्रों, गाथाओं, अवधानों के रूप में पर्याप्त मात्रा में साहित्य की रचना हुई। इस प्रकार हम चंद्रगुप्त मौर्य को बहुमुखी प्रतिभा का धनी, कुशल सैनिक, कुशल प्रशासक, योद्धा, महत्वाकांक्षी, धैर्यवान, कला का प्रेमी, विद्यानुरागी, धर्म सहिष्णु, साहित्य का संरक्षक, विद्वानों का संरक्षक, प्रजावत्सल आदि अनेक सैकड़ों जिसमें गुण भरे हुए थे, ऐसा महान प्रतिभा का धनी था चंद्रगुप्त मौर्य। धन्यवाद।